हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम। और हम आज हैं हमारे करंट अफेयर्स वीडियो में, जो हमने आपको कहा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं हमारा घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र। और ये आपका 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक का आपका करंट अफेयर्स है, यानी पूरे एक साल का है। और आपका एग्ज़ाम जो नवंबर में होने वाला है, अक्टूबर का करंट अफेयर्स हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सारे टॉपिक्स आपके कवर करेंगे। और ये हम 3 या 4 पार्ट में करेंगे। आपका राष्ट्रीय में, और आपका जो विधिक में होगा, इंटरनेशनल में होगा, इकोनॉमिक में होगा। ठीक है, और आपका जो खेल के होंगे, उन सब के अलग अलग टॉपिक होंगे। तो हमारा ये नेशनल जो भी न्यूज़ हैं इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, आज हम उन्हें इसमें कवर करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं भाई, देखते हैं सबसे पहले क्या। और अब मैं आपको बताता रहूँगा कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखते रहिए। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसने तय हैं, वो आएंगे ही आएंगे। पहला है हमारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण, यानी जो हमें कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या इसे हम FSSAI या फसाई भी बोलते हैं शॉर्ट में, द्वारा इसके द्वारा क्या राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया। तो भाई पहला क्वेश्चन कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी कौन करता है? FSSAI करता है। ठीक है, और इस सूचकांक को पहली बार कब किया गया? पहली बार इसे जो लॉन्च किया गया, ये किया गया 2019 में, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी 7 जून को। तो एक लाइन आपकी भाई तैयार हो गई कि खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। तो पहली बार ये रिपोर्ट पेश की थी 2019 में। और 2020-21 का सूचकांक अपने क्रम में तीसरा है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें क्या क्या शामिल है देख लेते हैं। जिसमें मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खाद्य परीक्षण, आधारभूत संरचना एवं निगरानी और उपभोक्ता सशक्तिकरण है। क्लियर है? अब देखते हैं इसमें जो हमारा स्मरणीय तथ्य, यानी जो हमें याद करनी चीज़ें हैं, वो क्या क्या हैं, जो आपके क्वेश्चन कैसे बन देंगे। 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। पहले तो आपकी डेट क्लियर हो गई, कब? 20 सितंबर 2021 को। किसने किया? अभी बताया हमने आपको। ठीक है, FSSAI ने। 2021 के सूचकांक में देश के 36 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अब देखते हैं इसमें जो रैंकिंग हुई है 100 अंकों में, जो कुल प्राप्तांक मिले हैं, उनमें सबसे 3 जो शीर्ष बड़े राज्य हैं, ये हैं गुजरात, इसको 72 नंबर मिले हैं, केरल को 70, तमिलनाडु को 64। अब बात करेंगे अगर छोटे राज्यों में, तो छोटे में सबसे गोवा को मिला है 63 नंबर, मेघालय को 53 और मणिपुर को 46। फिर आता है संघ राज्य क्षेत्रों में, यूटीज़ में बात करें तो जम्मू कश्मीर को 67, अंडमान निकोबार को 61 और दिल्ली को 58। तो ये रैंकिंग तो नंबर तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप ये जान सकते हो, ये पूछ सकता है कि सूचकांक में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाले कौन से राज्य क्षेत्र हैं? मिजोरम। सॉरी गाइस। छोटे राज्यों में 8वां स्थान बिहार, बड़े राज्यों में 20वां स्थान लक्षद्वीप, संघ राज्य क्षेत्रों में 8वां स्थान। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, इसको प्राप्तांक मिला है 59 नंबर, यानी इसने 59 नंबर हासिल किए हैं। और इसको कौन सा स्थान मिला है? इसको मिला है 5वां, 5th मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना, रेल कौशल विकास योजना भारत के युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम है। जैसा इसके नाम से ही है कौशल विकास, यानी कि उनके अंदर कोई एक कौशल, जैसे कौशल विकास योजना चल रही थी, कुछ उनके अंदर कुछ डेवलप करना। ठीक है, कोई भी प्रशिक्षण देना, वो आपका तकनीकी भी हो सकता है, कोई और भी टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे तकनीकी का है रेल कौशल विकास। तो स्मरणीय तथ्य क्या है?
17 सितंबर 2021 को रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्री कौन, अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना का शुरुआत की गई। ठीक है, किसके द्वारा, अश्विनी वैष्णव के द्वारा। यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तत्वाधान में प्रारंभ की गई। देखिए वही चीज़ जो मैं कह रहा था उसमें आ गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत में। इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो भाई ये नंबर याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। कितना, 50,000 युवाओं को। प्रारंभ में 1,000 युवाओं उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जो अब देखिए अप्रेंटिस अधिनियम 1961, ये इंपॉर्टेंट है, अप्रेंटिस अधिनियम के तहत होगा। अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के अतिरिक्त होगा। यह प्रशिक्षण होगा 4 ट्रेडों में। तो भाई ट्रेड याद रखिएगा, कौन कौन सा है, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर। ये 4 आपके ट्रेड होंगे, इन 4 में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा। तो भाई 100 घंटे ये भी आप याद रख सकते हैं, 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण होगा। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों द्वारा अन्य ट्रेडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम जोड़ा जाएगा। प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। तो भाई याद रखना, प्रशिक्षण हेतु पात्रों का चयन मैट्रिक में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इस प्रशिक्षण हेतु 18 से 35 आयु वर्ग के उम्मीदवार पात्र होंगे। इस योजना के लिए नोडल एजेंसी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, नोडल एजेंसी याद रखना क्या है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान यानी नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट द्वारा आवंटित ट्रेड में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है, प्रमाण पत्र कौन प्रदान करेगा भाई, याद रखना, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। ठीक, नोडल एजेंसी कौन है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। और इसका प्रमाण पत्र कौन देगा, आपका नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट देगा। किसके तहत किया गया है, कौशल विकास कार्यक्रम के तहत किया गया है। किसने किया है, अश्विनी वैष्णव द्वारा। कौन है, रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री। क्लियर, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उपर्युक्त ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों को चिन्हित किया गया है। भाई कितने, 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों को चिन्हित किया गया है। क्लियर। फिर है भारत में अपराध 2020। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा भारत में अपराध यानी रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 1953 में प्रस्तुत किया गया था। तो भाई याद रखना कि पहला कब किया गया, 1953 में। इसी क्रम में नवीनतम भारत में अपराध रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। देखते हैं इसमें क्या क्या है, स्मरणीय तथ्य क्या क्या होंगे भाई जो आपको 14 सितंबर 2021 में NCRB ने भारत में अपराध 2020 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया, जो इस श्रृंखला का 68वां संस्करण है। तो भाई याद रखना कौन सा है, 68वां है, 68। कब किया, 14 सितंबर 2021 को। यह रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के दौरान हुए अपराधों को संदर्भित करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में कुल 66,01,285 संज्ञेय अपराध पंजीकृत हुए, जिसमें 42,54,000 भारतीय दंड संहिता IPC के अंतर्गत तथा 23,46,929 विशेष तथा स्थानीय कानूनों के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इस प्रकार के अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं ना, अपराध जो हैं ये बढ़ रहे हैं, 28% जो है उसका इजाफा हुआ है अपराध में। वर्ष 2020 में कुल 50,035 मामले साइबर अपराधों के दर्ज किए गए, जो कि दर्शाता है कि वर्ष 2019 की तुलना में 44,735 मामले में 2020 में 11.8% अधिक मामले पंजीकृत हुए हैं। यानी साइबर जो मामले हैं वो भी
बढ़ रहे हैं, वो भी बढ़े हैं। फिर देखते हैं भाई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत इसकी पुलिस, न्यायपालिका, कारागार, कानून सहायता और भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आईजीआर टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण नवंबर 2019 में जारी किया गया था। 28 जनवरी 2021 को द्वितीय इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई थी। कब? 28 जनवरी 2021 को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले में प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। स्कोर कितना है? 5.77 इसको प्राप्त हुआ है। और इसी रिपोर्ट के अंतर्गत जो 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो है 18वां स्थान है, इसको स्कोर 3.15 स्थान मिला है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत जो 7 छोटे राज्यों में यानी जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम होती है उनमें प्रथम स्थान है त्रिपुरा का। इसका स्कोर है 4.57 इसको प्राप्त हुआ है। तो भाई याद रखिएगा क्या क्या है इसमें। चलते हैं अगला। फिर है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्वच्छ सर्वेक्षण। यहाँ से क्वेश्चन तो भाई आता ही है आपका, किसी भी एग्जाम में आप लीजिए आता ही आता है। सार्वभौम स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। तो भाई ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई स्वच्छ भारत मिशन कब हुआ था। तो भाई ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पे। इस मिशन के 2 उप मिशन, कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी, रूरल एंड अर्बन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जबकि जो शहरी है स्वच्छ भारत शहरी मिशन जो है ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है भाई। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको आप लोग याद रखिएगा भाई कि ग्रामीण वाला जल शक्ति मंत्रालय देखेगा, शहरी वाला आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय देखेगा। क्लियर है? इस मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 100 मिलियन शौचालयों के निर्माण के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिला, राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों ने अपने को खुले में शौच मुक्त यानी ODF ओपन डिफेकेशन फ्री घोषित कर दिया था। खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण अर्थात ODF प्लस में प्रवेश कर चुका है। फिर है भाई इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको जो इम्पोर्टेंट है। 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 21 लॉन्च किया गया। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 के तहत इसको लॉन्च किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को। देश में ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। देखिए अभी ग्रामीण का कौन कर रहा था? ग्रामीण का आपका जल शक्ति मंत्रालय कर रहा था, लेकिन अभी कौन करेगा? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सॉरी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को वर्ष 2018 और 19 में संचालित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 SSG 21 के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गाँवों में आच्छादित किया जाएगा। इसमें कई नए तत्वों को शामिल किया गया है भाई। कौन कौन से हैं? देखो नए नए तत्व क्या हैं? ठोस, तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन, मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं, ठीक है, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता जागरूकता तथा मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल वेस्ट के लिए प्रबंधन एवं निपटान की व्यवस्था जो होती है, ये 3 चीज़ें इसमें
ऐड की गई हैं। सॉरी, तबीयत ठीक ना होने की वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल में क्या है कि 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की स्वच्छ आइकॉनिक स्थल SIP पहल के चरण 4 के अंतर्गत 12 स्थलों को चयन की घोषणा की गई। भाई कौन कौन से 12 स्थल हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना। 12 स्थल कौन कौन से हैं? स्वच्छ आइकॉनिक स्थल, क्लियर है भाई? SIP, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। पहला है भाई अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र। सांची स्तूप, मध्य प्रदेश। कुंभलगढ़ किला, मध्य प्रदेश। जैसलमेर किला, राजस्थान। रामदेवरा, जैसलमेर, राजस्थान। गोलकुंडा का किला, हैदराबाद, तेलंगाना। सूर्य मंदिर, कोणार्क, उड़ीसा, पता ही होगा। रॉक गार्डन, चंडीगढ़। डल झील, श्रीनगर एवं जम्मू कश्मीर। बांके बिहारी मंदिर, मथुरा, उत्तर प्रदेश। आगरा का किला, आगरा, उत्तर प्रदेश। काली घाट मंदिर, पश्चिम बंगाल। तो ये 12 स्थल हैं, याद कर लीजिएगा भाई, इन सबको इसमें रखा गया है। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल का उद्देश्य देश के प्रतिष्ठित आइकॉनिक धरोहर, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को स्वच्छ पर्यटक गंतव्यों के रूप में रूपांतरित करना है। क्लियर है भाई? अब एक है भाई सुजलाम अभियान। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए भाई, जिस सबको वीडियो शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत से बनाया है, तबीयत ठीक नहीं ना होने की वजह से भी, तो इतनी ही सी गुजारिश है। सुजलाम अभियान। सुजलाम अभियान 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया। ODF स्थायित्व यानी ODF सस्टेनेबिलिटी एवं गंदला जल प्रबंधन, ठीक है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट से कहते हैं, हेतु यह एक 100 दिवसीय अभियान है। इस अभियान के तहत किन क्षेत्रों पे फोकस किया जाएगा कि 10 लाख सोख्ता गड्ढों, सोक पिट्स का निर्माण किया जाएगा। शौचालयों की मरम्मत, नए परिवारों तक शौचालय की पहुंच। यह अभियान देश के गांवों में अल्प समय में त्वरित गति से ODF प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित होगा। इंदौर। इंदौर भारत का पहला जल आधिक्य शहर। 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को पहला जल आधिक्य शहर घोषित यानी वाटर प्लस सिटी घोषित किया है। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले वाटर प्लस सिटी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है कि इंदौर को सबसे पहले जो है स्वच्छ शहर का दर्जा भी प्राप्त है। लगातार चौथी बार ये इसमें आ रहा है रैंकिंग में, नंबर 1। NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कौन? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसकी शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी और NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2021 जारी की थी। सॉरी, यह 6वां संस्करण है। इसमें समग्र ओवरऑल श्रेणी के साथ साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में रैंकिंग जारी की गई है और कुछ इसमें अलग 7 विभिन्न विषय हैं, जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, फार्मेसी, विधि यानी कि लॉ, चिकित्सा मेडिकल जिसे कहते हैं, वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर तथा दंत चिकित्सा डेंटल, इन सभी में संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है।
2021 में इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है, इसीलिए ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार किया गया है। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों के सॉरी यानी कुछ पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर किया गया है। 5 पैरामीटर्स हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन सॉरी गाइस, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास यानी रिसर्च एंड प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस। स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम्स। पहुंच एवं समावेशिता, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। और बोध यानी परसेप्शंस। इस सर्वेक्षण में देश भर के जो सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। भाई दोनों है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों की ओवरऑल सूची में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं जिनको टॉप 10 में रखा गया है। हमारे जो टॉप 10 के शिक्षा संस्थान हैं उनकी बात करें तो इसमें नंबर 1 पे हमारा IIT मद्रास है जो चेन्नई में है। दूसरा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जिसको 82.67 इसका स्कोर है और मद्रास का 86.76 है। फिर IIT बॉम्बे 3rd नंबर पे है, IIT दिल्ली 4th पे, IIT कानपुर 5th पे, IIT 6 खड़गपुर, IIT रुड़की 7 पे है और IIT गुवाहाटी और हमारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसमें आपको जो टॉप पे है आप टॉप 3 ये एग्ज़ाम में पूछाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए कि फर्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड और थर्ड किसकी है। क्लियर है। NIRF की इस रैंकिंग में शीर्ष में 10 उत्तर प्रदेश के 2 संस्थानों IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थान मिला है, मतलब यूपी के 2 हैं। तो भाई अगर आपका यूपी का कोई एग्ज़ाम है तो ये यूपी वाले स्पेशल जो होता है करंट उसके लिए आप देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ से। अब इसमें अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के संस्थानों की, अगर लिस्ट की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा है, क्योंकि हम लोग तो उत्तर प्रदेश से हैं, तो IIT कानपुर है 5th पोजीशन पे। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है 10th पोजीशन पे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपका 18वें नंबर पे है। IIT BHU यानी तो आपका 28 पे है। MIT विश्वविद्यालय ये 43 नंबर पे है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज KGMC जिसे हम बोलते हैं ये आपका 60 नंबर पे है। शिव नाडर विश्वविद्यालय आपका 84 पे है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका 88वें नंबर पे है। क्लियर है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, विश्वविद्यालय श्रेणी में बेंगलुरु को प्रथम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को वाराणसी को तीसरा स्थान प्राप्त मिला। तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सेकंड पे JNU और थर्ड नंबर पे BHU। बात किया अगर इंजीनियरिंग श्रेणी में तो इसमें फर्स्ट एवं सेकंड जो है मिला है, फर्स्ट IIT मद्रास और दूसरा IIT दिल्ली को। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट श्रेणी में बात की जाएगी IIM में तो अहमदाबाद को प्रथम और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को चिकित्सा श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और हमारा जो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि यानी कानून श्रेणी के तहत प्रथम स्थान मिला है। दंत चिकित्सा की श्रेणी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस उडुपी कर्नाटक इनको प्रथम स्थान मिला है। फार्मेसी में लगातार तीसरे वर्ष जामिया हमदर्द, ठीक है, नई दिल्ली इनको प्रथम स्थान मिला है। कॉलेज श्रेणी में लगातार 5वें में मिरांडा हाउस दिल्ली को फर्स्ट पोजीशन मिली है। अनुसंधान स्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फिर है इसके बाद
कार्बी आंगलोंग समझौता। कार्बी आंगलोंग जो है मध्य असम में स्थित एक बड़ा जिला है तथा एक वृहद निर्जातीय तथा आदिवासी समूहों यथा कार्बी, डिमासा, बोडो, कुकी, हमार, तिवा, गारो, मान, रेंगमा, नागा आदि इनका मिलन बिंदु है। क्लियर है? ये आदिवासी समूह हैं सारे, आपने पढ़ा होगा बोडो जनजाति और गारो। ठीक है, तो इन आदिवासी समूहों में कार्बी का जो प्रमुख स्थान है, जो कि अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ही अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। तो इसमें हुआ क्या है वो देख लेते हैं। तथ्य क्या है, स्मरणीय तथ्य जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल KAAC के प्रतिनिधियों के एवं 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच कार्बी आंगलोंग समझौता जो है वो संपन्न हुआ। अब इसमें जो गुट थे कौन कौन थे? पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी PDC के, कार्बी लोंगरी नॉर्थ चारचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी UPLA से कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने शांति के लिए प्रयास किए, शांति हेतु पूरा प्रयास। केंद्र तथा राज्य सरकार विद्रोही गुटों के साथ समझौते तथा समस्या के समाधान हेतु लंबे समय से प्रयासरत थी। इसी क्रम में शांति हेतु सहमति पत्रों MOU को 2 बार क्रमशः 1995 और 2011 में तीनों पक्षों कौन, केंद्र, राज्य और विद्रोही गुट, इनके बीच हस्ताक्षरित किए गए थे, परंतु व्यापक मतभेदों तथा उदासीनता के कारण इसका प्रतिफल नहीं मिल पाया। पुनः भारत सरकार ने 23 फरवरी 2021 को कार्बी के 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों को हथियार डालने तथा वार्ता करने के लिए राजी कर लिया था। समझौते के जो प्रमुख बिंदु थे वो क्या थे? इस समझौते के 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से ज़्यादा सशस्त्र उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए और हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ का रुपए केंद्र तथा राज्य सरकार जो है आवंटित किए जाएंगे। तो भाई याद रखना 1000 करोड़ रुपए इसको दिए जाएंगे। KAAC के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कार्बी कल्याण परिषद कार्बी वेलफेयर काउंसिल का गठन किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड, इसमें संशोधन किया जाएगा, याद रखना। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान को सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान किया जाएगा और उग्रवादियों के पुनर्वास का प्रावधान भी समझौते में शामिल होगा। पूर्वोत्तर की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में काफ़ी पूछा जा रहा है पूर्वोत्तर की न्यूज़ के बारे में, तो भाई सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहें और नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों SDG को स्थानीय बढ़ाने की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड यानी बेसलाइन रिपोर्ट 2020-21 के पहले संस्करण को जारी किया। इसमें NER-SDG यानी हमारा यही पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य जो है नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा एक अपनी तरह का पहला संयुक्त प्रयास है। ये पहला संयुक्त प्रयास है। यह सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है एवं SDG प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्र में उसके जिलों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसके बाद अगर जो आपका फैक्ट्स कि इसमें 21-22 में पूर्वोत्तर के 8 राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों की प्रगति को उन 84 संकेतकों के आधार पर मापता है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क NIF से संबंधित है।
ये 84 संकेतक 15 वैश्विक लक्ष्यों को शामिल करते हैं। गणना हेतु विचार किए गए इन 84 संकेतकों में से 40% केंद्रीय मंत्रालय और राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण एवं 60% राज्य के स्रोतों से प्राप्त किए जाएंगे। कि आपका जो रेशियो है वो कितना 40 और 60 का है। प्रत्येक जिला हेतु NER SDG इंडेक्स SDG वॉर 15 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर स्कोर की गणना करता है। SDG 14 और 17 को इस गणना से बाहर रखा गया है। प्रत्येक जिला के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाएगा, रैंकिंग दी जाएगी। यदि किसी जिले ने 100 प्राप्त कर लिए हैं तो इसका अर्थ है कि उस जिले ने 2030 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। हाईएस्ट रैंकिंग वाला सिस्टम है। सूचकांक में 75.87% अंक के साथ पूर्वी सिक्किम जिला पहले एवं 75.73 अंक के साथ गोमती और उत्तरी त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के 103 जिलों के अंक 53 से लेकर 75.87 तक विस्तृत हैं, जिसमें 53 अंक के साथ किफिरे नागालैंड ये अंतिम स्थान पे है। रैंकिंग में 103 जिलों में से 64 जिले समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली अग्रणी श्रेणी के अंतर्गत हैं, जबकि 34 जिले अच्छा प्रदर्शन करने वाले वर्ग में है। ये कुछ इतना खास नहीं है आपके काम के लिए। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी श्रेणी में हैं, जबकि कोई भी जिला आकांक्षी एस्पिरेंट या लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर की श्रेणी में शामिल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की राज्य मछली 18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने कॉपर महसीर को, जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है, उसको इन्होंने राज्य मछली घोषित किया है, स्टेट फिश। ठीक है, तो भाई याद रखिएगा, एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। स्टेट फिश कौन सी है? कैटली। ठीक है, जिसे कॉपर महसीर भी कहते हैं। इसका जो आपका साइंटिफिक नेम है वो क्या है? नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलिपेस। क्लियर है? इसका ये वास्तविक नाम है, साइंटिफिक नाम। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगित नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संशोधन ब्यूरो लखनऊ ने कैटली मछली को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया था। सॉरी गाइस, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, बताया था। वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए भाई, शेयर कर दीजिए, बहुत मेहनत लग रही है इसको बनाने में, करने में, और लेट भी होगा इसी वजह से। फिर है भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार 2020। 25 जून 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2020 का घोषणा किया भाई। तो याद रखना, पहले किसने किया? केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। कब? किसने? ठीक है, इन पुरस्कारों की घोषणा 3 शहरी मिशनों, कौन कौन सा है? स्मार्ट सिटी मिशन अमृत को ऐसे लिखा था इंग्लिश में, अमृत। अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 6वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई थी। ये तीनों योजनाएं शहरी कायाकल्प के लिए एक दूरदर्शी कार्यक्रम का हिस्सा थी। ISAC 2020 में उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे एवं तमिलनाडु तीसरे पर है। इसके तहत सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता के रूप में इंदौर और सूरत को घोषित किया गया है। उन्नीस में स्मार्ट सिटीज में सूरत एकमात्र विजेता था। 2020 में केंद्र शासित प्रदेश अवार्ड का विजेता चंडीगढ़ को घोषित किया गया था। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ। इसके बाद वाराणसी और रांची क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। ठीक है, पहला अहमदाबाद, दूसरा वाराणसी, तीसरा रांची, ये इसके थे। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0
के तहत सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिंपरी चिंचवाड़ तथा वडोदरा शीर्ष 9 प्रदर्शनकर्ता शहर हैं जिन्हें 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा, काफ़ी न्यूज़ में था। तिलहन और खाद्य तेल जो है 2 अत्यधिक संवेदनशील आवश्यक वस्तुएं होती हैं, यानी इसे हम एसेंशियल कमोडिटीज भी हम कहते हैं। भारत विश्व में तिलहनों में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। भारत में मूंगफली, सरसों, सफ़ेद सरसों, तिल, कुसुम, अलसी, काला तिल, एरंडी ये परंपरागत रूप से उगाए जाने वाले प्रमुख तिलहन हैं। वर्ष 1986 में तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन है, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल फीड्स की स्थापना ने देश में खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इस मिशन को वर्ष 2014 में राष्ट्रीय तिलहन एवं तेल पाम मिशन NMOOP नेशनल मिशन ऑन ऑयल फीड्स एंड ऑयल पाम में परिवर्तित कर दिया गया। पॉइंट्स पे चलते हैं, इसके क्या है। 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम ताड़ जो पेड़ होता है पाम मिशन की शुरुआत को मंजूरी प्रदान की। यह केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च इस मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाए। भाई देखो, केंद्र प्रायोजित है, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केंद्र प्रायोजित योजना है। इस मिशन के उद्देश्य निम्नवत हैं, कौन कौन से हैं भाई देखते हैं। 25-26 तक ऑयल पाम 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को आच्छादित करना और अंततः इसे बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करना है। कच्चे ताड़ तेल क्रूड पाम ऑयल के उत्पादन को वर्ष 25-26 तक 11.20 लाख 11.20 लाख टन व वर्ष 29-30 तक 28 लाख टन तक पहुंचाना है। क्लियर। उल्लेखनीय है कि तिलहन उत्पादन वर्ष 2014-15 के 275 लाख टन से बढ़ाकर 21 में 365 लाख टन तक पहुंच गया है। इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। कुल परिव्यय में से 8,844 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 2196 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के माध्यम से जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक नेशनल मेमोरियल घोषित किया गया है। ठीक, तो भाई याद रखना 1951 वाले अधिनियम से। इस स्मारक का प्रबंधन जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट JBNMT द्वारा किया जाता है। देश में 13 अप्रैल 2019 से 13 अप्रैल 2020 तक जलियांवाला बाग हत्याकांड के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। 14 अगस्त 2021 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया। 25 जनवरी 2021 को अमरिंदर सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी गई। जो नया हमारा अभी बना है उसमें रेनोवेशन किया गया है काफ़ी चीज़ों का, आप लोग देख सकते हैं। इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले में रणजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में की गई थी। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में जलियांवाला बाग पीठ की स्थापना की घोषणा भी की थी। यह पार्क 4,490 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्मित है। इस शताब्दी स्मारक के तहत सफ़ेद संगमरमर के 5 स्तंभों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0। 1 मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY का शुभारंभ बलिया उत्तर प्रदेश से किया गया था। भाई याद रखना कब, 1 मई 2016 को
स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इस चीज़ का नारा कहाँ से? बलिया उत्तर प्रदेश से किया गया था। इसका उद्देश्य पारंपरिक ईंधन यानी जो हमारा लकड़ी, कोयला, उपले, इनका उपयोग करने वाले ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के परिवारों को स्वच्छ ईंधन यानी एलपीजी उपलब्ध कराना था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2018 में इस योजना का विस्तार करके इसके अंतर्गत 7 और श्रेणियों की लाभार्थी महिलाओं को शामिल किया गया कि नहीं ठीक है, अभी बड़े लोगों को भी हम लोग देंगे। तो वो कौन कौन से भाई 7 श्रेणियाँ क्या हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अंत्योदय अन्न योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग, चाय बागान से संबंधित जनजातियाँ, वनवासी, द्वीपीय क्षेत्र एवं नदी द्वीपों में निवास करने वाले लोग, ये 7 श्रेणियों को और ऐड किया गया। इसी के साथ ही एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को संशोधित करके कितना 8 करोड़ कर दिया गया। पहले कितना था? पहले था 5 करोड़, अब इसको बढ़ा के कर दिया फिर लक्ष्य को 8 करोड़। 7 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़वां एलपीजी कनेक्शन औरंगाबाद महाराष्ट्र में वितरित किया। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। तो भाई डेट याद रखना, 10 अगस्त 2021। उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से आभासी माध्यम से किया था, वर्चुअली जैसे हम कहते हैं उसे किया गया था। आभासी माध्यम यहाँ था, मेन जो शुरू किया गया था वो आपका बलिया से शुरू हुआ था 2016 में। वित्तीय वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट में PMUY योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन का वितरण घोषणा की गई थी। ये अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत प्रदान किए जाएंगे। PMUY 2.0 के तहत कम आय वाले उन परिवारों को आच्छादित किया जाएगा जिन्हें पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया गया। क्लियर? उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसके बाद है विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका मेन उद्देश्य है। साथ ही जैव ईंधन के क्षेत्र में सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर भी प्रकाश डालना है। ठीक है। फिर है शून्य अभियान, काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई लोग। शून्य अभियान 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने RMI एवं RMI इंडिया के साथ शून्य अभियान की शुरुआत की थी। यह उपभोक्ताओं एवं उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने की पहल है। इसका उद्देश्य शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने की तेजी लाना है। ठीक है, ज़ीरो एमिशन जिसे हम कहेंगे कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ताकि उससे पोल्यूशन ना हो। फिर है लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लद्दाख में। ठीक है कि 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों, कौन कौन सा? जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख, इनका विभाजन हो गया था। विभाजन के बाद लद्दाख में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं रह गया,
जबकि जम्मू एवं कश्मीर में वर्तमान में जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है, तो इसलिए वहाँ पे इसको करना है लद्दाख में। अब देखिए इसमें इसके फैक्ट्स क्या हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। 5 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021 पारित कर दिया गया। 6 अगस्त 2021 को यह विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया। 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। क्लियर है। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यह देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी यानी सिंधु नदी के नाम पे रखा गया है, जो किसी नदी के नाम पे है। 2 चरणों में 7 वर्षों के लिए 750 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ इस विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी। 750 करोड़ रुपए इसका बजट रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बजटीय प्रावधानों के माध्यम से भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा इस खर्च की जो पूर्ति की जाएगी। इस विश्वविद्यालय का अधिकार लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख क्षेत्र होगा। क्लियर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था भाई, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसको एग्जाम में आ सकता है। जो भी लोग नए हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे नीचे आपको ये PDF मिल जाएगी। एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में एक एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम यानी इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, गला ख़राब है, तो उसके लिए अभी ये ऐसे ही चल पाएगा वीडियो। ठीक है, तो ये इसको मंजूरी दी गई है। यह लद्दाख में अवसंरचना विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी, मेन कंस्ट्रक्शन एजेंसी होगी। लद्दाख में कोई भी जो आपका कंस्ट्रक्शन होगा वो उसका मेन यही होगी एजेंसी। इस निगम की अधिकृत पूंजी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 25 करोड़ रुपए एवं आवर्ती व्यय लगभग 2.42 करोड़ रुपए होगा। यह निगम लद्दाख में पर्यटन एवं परिवहन उद्योग के विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करेगा और उसके साथ ही उत्पाद एवं हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भी विपणन सुविधाओं का भी विकास करने में भूमिका निभाएगा। ओवरऑल ये लद्दाख के डेवलपमेंट के सारे काम करेगा। ठीक है। इस निगम की स्थापना से लद्दाख का एकीकृत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित होगा। क्लियर है। सॉरी। उमलिंगला दर्रा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो भाई रट लीजिएगा। अभी तक विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का विश्व रिकॉर्ड बोलीविया की एक सड़क के नाम दर्ज था। बोलीविया में ज्वालामुखी उत्तुरुंग से होकर जाने वाली 18,953 फीट की ऊंचाई पर स्थित मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। ठीक है। देखते हैं अब इसमें क्या है जो आपके पॉइंट्स हैं। 4 अगस्त 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख में
उमलिंगला दर्रे पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड जिसे हम कहेंगे। इसका कार्य इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष जो है 2017 में प्रारंभ हुआ था इस पे, और इस सड़क का निर्माण हिमांक प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। प्रोजेक्ट याद रखिएगा भाई, कौन सा है? हिमांक प्रोजेक्ट हिमांक। यह 52 किलोमीटर लंबी डामरीकृत रोड है। उमलिंगला टॉप से होकर गुजरने वाली यह सड़क लद्दाख के चेसुमले एवं देमचोक गांवों को आपस में जोड़ती है। यह सड़क माउंट एवरेस्ट के आधार शिविरों से भी ऊंचे स्थान पर निर्मित की गई है। उल्लेखनीय है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाल स्थित दक्षिण आधार शिविर साउथ बेस कैंप 17,598 फीट की ऊंचाई पर, जबकि तिब्बत स्थित उत्तरी आधार शिविर नॉर्थ बेस कैंप 16,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 17,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर से भी अधिक ऊंचाई पर यह सड़क निर्मित की गई। तो यह वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, तो बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है आपके एग्ज़ाम के लिए, और ये पूछा भी जा सकता है। तो प्रोजेक्ट हिमांक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्या है प्रोजेक्ट हिमांक? लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए अगस्त 1985 में प्रोजेक्ट हिमांक को सीमा सड़क संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट को द माउंटेन टेमर्स के नाम से भी जाना जाता है। हिमांक परियोजना के तहत जो BRO जो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के साथ लद्दाख में सड़कों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें खारदुंगला, तंगलांगला और चांगला दर्रे विश्व की कुछ अत्यधिक ऊंची मोटर योग्य सड़कें शामिल हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार फेयरबैंक्स अलास्का सेंटियागो से चिली, ठीक है, से सेंटियागो तक, फिर यहाँ से पूर्व की ओर ब्यूसन आयर्स और ब्राज़ीलिया में समाप्त होने वाली पैन अमेरिकन हाईवे विश्व का सबसे लंबा मोटर योग्य सड़क है। तो भाई ये भी याद रखिएगा, इसका गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड है इसका। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है ये 24,140 किलोमीटर है, यानी 15,000 मील। अब बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख का देखते हैं। लद्दाख का राज्य पशु एवं राज्य पक्षी 31 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड को राज्य पशु स्टेट एनिमल, जबकि काली गर्दन वाले सारस ब्लैक नेक क्रेन को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य का राज्य पशु जो है ये कश्मीरी हिरण या हंगुल, जबकि राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस था। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा उन्सिया, जबकि काली गर्दन वाले सारस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ग्रस निग्रिकोलिस। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को, ठीक है, हिम तेंदुए को IUCN की जो संकटग्रस्त प्रजातियों में सुभेद यानी वल्नरेबल की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। हिम तेंदुए एवं उसके आवास को संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया था। 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई, इसको याद रखना, 23 अक्टूबर को। IUCN रेड लिस्ट में काली गर्दन वाले सारस को संकटासन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। काली गर्दन वाले सारस लद्दाख में चांगथांग क्षेत्र में पाए जाते हैं। चांगथांग क्षेत्र में पाए जाते हैं।
ई रूपी एक नया डिजिटल भुगतान साधन। क्या है भाई ई रूपी? सभी लोग जानते होंगे ई रूपी। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान साधन ई रूपी को लॉन्च किया। यह व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट एक डिजिटल भुगतान समाधान, अ पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। यह डिजिटल भुगतान हेतु एक नकद रहित यानी कैशलेस और संपर्क रहित कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है। देश में नकद रहित लेन देनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई रूपी का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको एकदम रट लो। ये पूछा गया है एग्जाम में, पूछा गया था और अभी पूछा भी जा सकता है कि भाई ई रूपी का जो वाउचर इसका विकास जो हो रहा है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये होगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा किया जाएगा। ई रूपी के विकास में वित्तीय सेवाएं विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की प्रमुख भूमिका रही है। और इसके लिए क्या किया है? इसके लिए ई रूपी के लेन देन के लिए जो एनपीसीआई है इसने 14 बैंकों के साथ साझेदारी की है। 14 बैंकों के साथ साझेदारी की है। सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI, इंडियन, कोटक महिंद्रा, यूनियन बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इतने सारे बैंक हैं। मूलतः ई रूपी एक डिजिटल वाउचर है जो लाभार्थी उपयोगकर्ता को उसके फ़ोन पर SMS या QR कोड के रूप में प्राप्त होता है। और यह एक पूर्व भुगतान यानी प्रीपेड वाउचर होता है। डिजिटल QR कोड या SMS के रूप में प्राप्त इस ई वाउचर के माध्यम से किसी सेवा प्रदाता को भुगतान किया जा सकता है। यह भुगतान साधन उपयोगकर्ता को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना ही सेवा प्रदाता को भुगतान करने में सक्षम बनाता है। ई रूपी कल्याणकारी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। और तो इसमें कुछ इतना है नहीं, इतना काफ़ी आप एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। फिर है सहकारिता मंत्रालय का गठन। सहकारिता मंत्रालय का गठन भारत में सहकारिता का कार्य विभिन्न नियमों और विनियमों के माध्यम से होता था, जिसे अब एक पृथक मंत्रालय के माध्यम से संचालित किया जाएगा। 21-22 की बजट घोषणा में वित्त मंत्री ने सहकारिता को बढ़ावा देने की बात कही थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कार्यरत था, जो अब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में परिवर्तित हो गया है और सहकारिता हेतु एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया है। 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि, भाई याद रखना इसको, जितने ये आते हैं ना नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सहकार से समृद्धि के विज़न को साकार करने के लिए एक पृथक मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का गठन किया। और इस नए मंत्रालय का कार्यभार किसे दिया गया था? हमने आपको पिछले अपने जो मंत्रालय वाला वीडियो बनाया था, हमने उसमें बताया था, इसका दिया गया है अमित शाह को। इसके कैबिनेट मंत्री हैं, इनको सौंपा गया है। जबकि BL वर्मा को सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। यह मंत्रालय काम क्या करेगा? यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह मंत्रालय सरकारी समितियों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को भी सक्षम बनाने के लिए कार्य करेगा। सहकारिता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को
मनाया जाता है। वर्ष 2021 में 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आयोजन किया गया था। लोक उद्यम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, 6 जुलाई 2021 को एक अधिसूचना के माध्यम से लोक उद्यम विभाग को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से निकालकर वित्त मंत्रालय से जोड़ दिया गया है। इस नए विभाग के जुड़ने से अब वित्त मंत्रालय में 6 विभाग हो गए हैं। कौन कौन से भाई 6 विभाग हैं देख लेते हैं। पहला है हमारे पास आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। फिर है व्यय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। वित्तीय सेवा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। लोक उद्यम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो इसमें अभी ऐड हुआ है। साथ ही अब भारी उद्योग एवं लोक उद्योग मंत्रालय जो है भारी उद्योग मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गया है। क्लियर है भाई? जो भारी उद्योग एवं लोक उद्यम जो है मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब आता है उच्च शिक्षा सर्वेक्षण। काफ़ी ज़्यादा महत्व है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2010-11 के आंकड़ों के आधार पर पहला अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन वर्ष 2011 में जारी किया गया था। यह सर्वेक्षण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया था और इस उद्देश्य हेतु एक पूर्णतः समर्पित पोर्टल था। क्या था? www.aishe.gov.in यह विकसित किया गया था। ठीक है, में क्या है देख लेते हैं। 10 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 जारी किया। उच्च शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा वार्षिक रूप से जारी AISHE श्रृंखला में यह 10वीं रिपोर्ट है। क्लियर है? कौन सी रिपोर्ट है? 10वीं रिपोर्ट है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2018-19 में 3.74 करोड़ की तुलना में 19-20 में 3.04% वृद्धि के साथ 3.85 करोड़ रहा है। कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या 49% रही है। भारत में छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और इसके बाद क्रमशः फिर महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान आता है। उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थानों की अगर बात की जाए कि संस्थानों की कुल संख्या के संदर्भ में भी जो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो प्रथम है। कितना? 8,985 के साथ प्रथम स्थान पे है और महाराष्ट्र में 6,992 और कर्नाटक में 5,806। क्लियर है? अब बात करते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक का अनुपात PTR ये कितना था? PTR 26 था। बात करते हैं उच्च शिक्षा में विदेशी छात्रों का प्रतिनिधित्व। देखते हैं नेपाल छात्रों की संख्या कितनी है? 28.1%। अफगानिस्तान से 9.1%। फिर बांग्लादेश 4.6%, भूटान 3.8, सूडान 3.6। भारत में कॉलेजों की संख्या में शीर्ष 8 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा गुजरात है। तो भाई ये आप सीरियल से एक तो उसको एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी
इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सीईओ वाटर मैंडेट। सीईओ वाटर मैंडेट सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली एक अद्वितीय पहल है जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं को एक मंच पर लाती है। इसकी स्थापना यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। क्लियर है? इस पहल के तहत जो कमिटमेंट होते हैं इसके छः क्षेत्र कह सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रत्यक्ष संचालन का, कि डायरेक्ट ऑपरेशंस, फिर सामूहिक कार्यवाही, कलेक्टिव एक्शन, सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी, आपूर्ति श्रृंखला और जल संभरण प्रबंधन पर, सप्लाई चेन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी इंगेजमेंट एवं पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। आते हैं इसके पॉइंट्स पे। 4 जून 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड सीईओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। क्लियर है? तो भाई बस याद रखना, एनटीपीसी लिमिटेड ये बन गई है। बाकी और आपके इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिटेल में आप लोग और पढ़ लीजिएगा इसको। क्लियर है? एक चीज़ और देख लेते हैं। अगस्त 2021 में भारत की 2 अन्य कंपनियां, एक जल जयपुर राजस्थान एवं सृष्टि लाइफ साइंस वडोदरा गुजरात, ये भी सीईओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बनी हैं। लेकिन पहले आपका इसका है क्योंकि उन्होंने जून में किया था। तो भाई पहला ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। बाकी कुछ और सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भी आपका वाटर मैंडेट के उन्होंने साइन किए हैं। तो कौन कौन सी हैं? पहला है भाई आपका अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड 2000 औद्योगिक परिवहन औद्योगिक क्षेत्र में, बाका बायोल प्राइवेट लिमिटेड, गल्फ जूस इंडिया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इन्फोसिस, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी लिमिटेड, आरआर केबल, मैथरी एक्वाटेक, एक जल, सृष्टि लाइफ साइंस, ये सारी कंपनियां हैं। बात करते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा। 27 जून 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एनटीपीसी लिमिटेड भारत में ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी पहली कंपनी बन गई है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के अंग के रूप में अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों को घोषित कर दिया है। एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक 60 मेगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता नेट एनर्जी इंस्टीट्यूट में 10% की कटौती का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा, आ सकता है। अगला है हमारा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क। 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात स्थित कच्छ के रण ऑफ कच्छ में एक सौर पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की है। भाई किसने प्रदान की है? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड गुजरात, ठीक है, लिमिटेड ने की है। कहाँ पे? गुजरात में, जो कच्छ रण ऑफ कच्छ है। यह भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा जिसकी क्षमता जो है 4750 मेगावाट की होगी। तो भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से कि इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना है। 13 जुलाई 2021 को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने जो हमारा यूटी लद्दाख के साथ देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना यानी ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु एक एमओयू पे साइन किया है। तो भाई याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में एनटीपीसी ने विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश स्थित सिम्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भी भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना की है और इस तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 10 मेगावाट की है। इसके अतिरिक्त तेलंगाना के रामागुंडम में एनटीपीसी द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा भी की गई है। और एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी के 100% स्वामित्व वाली एक अनुषंगी इकाई है। क्लियर है। इसके बाद हमारा जो अगली न्यूज़ है वो है कि भाई तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 3 जून 2021 को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 थर्ड एसटीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। भाई कौन करेगा? नीति आयोग, इसको याद रखिएगा। इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और संयुक्त राष्ट्र भारत के नेतृत्व वाली एजेंसियों एवं प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह सूचकांक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी 2030 को प्राप्त करने के संदर्भ में उनकी प्रगतिशील की निगरानी का एक प्रमुख उपकरण है। इस रिपोर्ट को एसडीजी भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन शीर्षक से जारी किया गया है। भाई ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। सॉरी गाइस, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 3.0 एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 के तहत 16 एसडीजीएस में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान की गई है। वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट को 115 संकेतकों के प्रयोग द्वारा निर्मित किया गया है, जो 16 एसडीजीएस के 70 उपलक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी अलग से और प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी चैनल पे ज्वाइन हो और यहाँ पे स्पेसिफिक आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। इन संकेतकों को MOSPI यानी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, शॉर्ट में MOSPI लिखा होगा तो समझ जाना आप लोग, के अंतर्गत राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क या नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क से लिया गया है। कुल 16 एसडीजी लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा गया है। ठीक है, इसमें बात किया जाए कि जो कैसा है तो भाई जिसका 0 से 49 अंक है वो होगा एस्पिरेंट पे होगा, जिसका 50 से 64 के बीच में होगा वो उसका परफॉर्मर होगा, अच्छा प्रदर्शन है। अगर उसका स्कोर 65 से 99 है तो भैया वो अग्रणी है, फ्रंट रनर। ठीक है, और अगर 100 हो गया है तो वो लक्ष्य प्राप्त करता है कि हाँ उसने अचीव कर लिया है, वो अचीवर है। क्लियर है। नवीनतम रिपोर्ट में भारत का संयुक्त स्कोर कंपोजिट स्कोर 66 रहा, जबकि वर्ष 2019 के एसडीजी भारत सूचकांक में यह 60 था। वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख अग्रणी की श्रेणी में पहुंच गए हैं। यानी कि भाई इन सब के जो मार्क्स हैं वो 65+ हैं, तो ये लोग अग्रणी में हैं। इस सूचकांक में राज्यों के संयुक्त रैंकिंग में केरल
का स्कोर 75 स्थान प्रथम रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु दोनों का स्कोर 74 रहा। दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे रहे। अब इसका चार्ट देख लेते हैं कि किसका इसका शीर्ष स्थान है, कैसे क्या है। तो भाई देखिए, इसमें शीर्ष राज्य देखते हैं भाई केरल। केरल का जो स्कोर है वो है हमारा 75। हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु का है 74, तो इनको सेकंड पोजीशन मिली है। फिर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, इनका है 72, तो इन्हें रैंक 4 रैंक मिल जाएगी। फिर है सिक्किम, इसकी 8 रैंक है, इसका स्कोर है 71। फिर आपका महाराष्ट्र की है 70, तो इसका महाराष्ट्र का रैंक हो जाएगी 9। ये तो शीर्ष के हो गए। अब देखते हैं जो अंतिम 5 हैं। अंतिम 5 में हमारा बिहार है, जिसका स्कोर 52 है। फिर हमारे पास झारखंड है, इसका स्कोर 56 है, इसका रैंकिंग 27 हो जाएगी। असम की 26 रैंकिंग है, इसका 57 स्कोर है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनका स्कोर 60 है, तो इनको रैंकिंग कितनी मिली है? 22 मिली है। छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा को 61 है, तो इनकी रैंकिंग क्या हो जाएगी? इनकी रैंकिंग 19 हो जाएगी। क्लियर। फिर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन। तो भाई केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बढ़िया स्कोर रहा है चंडीगढ़ का 79, रैंकिंग में नंबर 1 पे है। फिर दिल्ली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप 68, सेकेंड नंबर। अंडमान निकोबार 67, 5th नंबर पे। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, इनका 66 है, इनकी रैंकिंग। फिर दादरा नगर हवेली, इनका 62 है। क्लियर। बात करें अगर राज्यों का प्रदर्शन कि भाई आकांक्षी कौन से हैं, एस्पिरेंट्स कौन से हैं, तो एस्पिरेंट्स कोई नहीं है, क्योंकि 49 से अगर कम होंगे तो वो एस्पिरेंट होंगे, तो कोई भी राज्य जो है वो एस्पिरेंट नहीं है। सब लोग अच्छे मैक्सिमम लोग अच्छा प्रदर्शन में है, अच्छे परफॉर्मेंस में है। कौन? मणिपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, बिहार। फिर बात करते हैं अग्रणी, तो फ्रंट रनर कौन कौन से हैं? ये आपका केरल है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा। और बात की अगर लक्ष्य प्राप्त करता है अचीवर की, तो अचीवर भी कोई भी स्टेट नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग परफॉर्मर हैं और रनर हैं। बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की, तो यहाँ भी कोई भी एस्पिरेंट नहीं है और कोई भी अचीवर नहीं है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो है ये आपका परफॉर्मर हैं, अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने। और चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ये आपके फ्रंट रनर पे हैं, ये अग्रणी हैं। क्लियर है। लक्ष्य प्राप्त करता कोई नहीं, अचीवर नहीं है। अगला है नए डिजिटल मीडिया दिशा निर्देश। भारत सरकार ने पहली बार 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के अंतर्गत मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता प्रस्तावित की। यह आचार संहिता 3 महीने पूर्व नोटिस के रूप में लाई गई थी, जिसे 25 मई 2021 को लागू किया गया। यह आचार संहिता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87 उपधारा 2 के खंड या 6 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाई गई थी। देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आदि मध्यवर्तियों के लिए आचार संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि ये यथास्थिति अपनी वेबसाइट, मोबाइल आधारित अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस या दोनों पर किसी व्यक्ति द्वारा अपने कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंच या उपयोग के लिए नियम और विनियम, प्राइवेसी नीति और उपभोक्ता करार को प्रकाशित करेंगे। और जो मध्यवर्ती अपने उपभोक्ता को यह बताएंगे कि वह ऐसी किसी सूचना को होस्ट या प्रदर्शित या अपलोड
नहीं करेंगे या साझा नहीं करेंगे जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती है या जिसके प्रति उपभोक्ता के पास कोई अधिकार नहीं है या अपमानजनक है, अश्लील है, ठीक है, और जिसमें बाल यौन शोषण संबंधी है, कामोद्दीपक है, या किसी दूसरे व्यक्ति की निजता को भंग करने वाला हो या निंदाकारी हो, या वो बालक 18 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों के लिए हानिकारक हो, ऐसी किसी चीज़ को वो अपलोड नहीं करेंगे या दिखाएंगे नहीं करेंगे। और मध्यवर्ती को क्या है कि अपने शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क ब्यौरों का साथ उसे पूरे तंत्र का प्रकाशन अपनी वेबसाइट पर करना होगा, जिसके जरिए किसी शिकायत का निवारण किया जाना है। शिकायत अधिकारी 24 घंटे के भीतर मामले को अभिस्वीकार करेगा और इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसका निपटारा करेगा। सॉरी। मध्यवर्ती मुख्य अनुपालक की नियुक्ति करेगा, जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। अब इसमें देखिए, इसमें शिकायतों के समाधान के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना होगी। इसमें स्तर 1 में कौन होते, इसमें होगा प्रकाशकों द्वारा स्वतः विनियमन। लेवल 2 पे प्रकाशकों के स्वतः विनियामक निकाय द्वारा स्वतः विनियमन। फिर 3 पे होगा केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण क्रियाविधि। क्लियर है? स्वतः विनियामक निकाय की अध्यक्षता जो होगी, ये उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकारी, मानवाधिकार या किसी स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जाएगी, और इसके अन्य सदस्य मीडिया, प्रसारण, बाल अधिकारी, मानवाधिकार और ऐसे अन्य सुसंगत क्षेत्रों के अधिकतम 6 विशेषज्ञ होंगे। तो भाई ऐसी व्यवस्था इसमें किए गए हैं जो नए डिजिटल मीडिया दिशा निर्देश आए थे। विधानसभा चुनाव 2021। चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। 1951-52 में हुए देश के पहले आम चुनाव के साथ साथ देश की सभी विधानसभाओं में भी चुनाव आयोजित हुए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2020-21 के अप्रैल मई माह में 4 राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में चुनाव संपन्न कराए गए थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कुल 8 चरणों में चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई थी। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे आपकी जो विधानसभा सीटों की संख्या थी वो थी 292 वहाँ पे सीटों की संख्या थी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतगणना 2 मई 2021 को करवाई गई थी। ठीक है, इसमें फिर इसके बाद हम चलते हैं ये इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। डिटेल में PDF हम आपको शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से इसको पढ़ लेना कि इसको कितनी टिकट मिली। इस पर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, आपके एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट भी ये नहीं रहेगा। फिर आपका तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, यहाँ पे 234 हैं। ये बस याद रख लीजिए। चुनाव कब हुए थे? 12 मार्च को हुए थे। फिर आपका आता है, और बस एक चीज़ और की, जो बंगाल में मुख्यमंत्री आप सभी को पता होगा, वहाँ पे ममता बनर्जी बनी है। किसको, कौन सी बार? तीसरी बार, है ना, थर्ड टाइम बनी है। और आपका तमिलनाडु में आपके जो नए मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? MK स्टालिन। फिर केरल का चुनाव की बात करते हैं, तो केरल में आपकी 140 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है,
और यहाँ के सीएम कौन बने हैं? यहाँ के सीएम हैं पिनराई विजयन। बस इतना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं इसी में असम चुनाव की। तो असम में 126 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव हुए थे, 3 चरण में हुए थे, 126 विधानसभा सीटों के लिए। और यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? यहाँ पे हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा शर्मा पूरा नाम है, इनको यहाँ पे शपथ दिलाई गई। क्लियर? और पौंडीचेरी विधानसभा के चुनाव, पौंडीचेरी में 30 विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था। 30 सीटें हैं यहाँ पे। और यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बने? ये एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी। इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। धान एवं अन्य फसलों की कटाई के बाद अवशेष के रूप में प्राप्त पराली को खेतों में जलाने के बजाय उसे संग्रहित एवं प्रसंस्कृत कर उसका बायोमास ईंधन के रूप में ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। यह एक अनुमान के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 30-40 मिलियन मीट्रिक धान की भूसी अप्रयुक्त रह जाती है और उसे जला दिया जाता है। और यदि इस अवशेष को न जला करके कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों में कोयले के साथ मिश्रित करके उसका दहन किया जाए तो इससे प्रतिवर्ष 45,000 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। देखते हैं भाई इसमें क्या क्या है। मार्च 2021 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय मिशन की अवधि न्यूनतम 5 वर्ष होगी। इस मिशन के निम्न उद्देश्य हैं: तापीय ऊर्जा संयंत्रों से अधिक मात्रा में कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग के वर्तमान 5% के स्तर में वृद्धि कर उसे उच्च स्तर तक ले जाना, बायोमास पैलेट्स तथा कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करना एवं विद्युत संयंत्रों तथा इसके परिवहन को आसान बनाना, बायोमास को फायरिंग के संबंध में नियामक मुद्दों पर विचार करना। ठीक है। इस मिशन के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी की परिकल्पना की गई है, जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदि के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों भी शामिल होंगे। सॉरी। प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन में एनटीपीसी लिमिटेड रसद एवं बुनियादी ढांचा संबंधी सहायता देने में बड़ी भूमिका निभाएगा। बायोमास को फायरिंग जो आ रहा था वर्ड बार बार बीच में, वो क्या है? किसी भी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस तथा कोयले जैसे अन्य ईंधनों के साथ बायोमास पदार्थों के सम्मिश्रण तथा दहन को बायोमास को फायरिंग कहते हैं। यूएनएफसीसी ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी, कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी के रूप में मान्यता दी है। अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हो गया है भाई। स्थानीय निकायों के परामर्श से राज्य सरकारें
जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करती हैं। यह ऐसे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिनमें स्थलीय, तटीय, अंतर्देशीय जल समृद्ध जैव विविधता वाले घटक या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र भी हो सकते हैं। ऐसे स्थलों को अद्वितीय तथा संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। 30 मार्च 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाट स्थित अंबोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है भाई महाराष्ट्र सरकार ने। इस जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। सावंतवाड़ी तहसील सिंधुदुर्ग जिला में अंबोली के निकट ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक दल ने मृदु जल में पाई जाने वाली यानी जो फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली मछली की एक दुर्लभ प्रजाति शिस्टुरा हिरण्यकेशी की खोज की है। शिस्टुरा हिरण्यकेशी क्या है? मृदु जल में पाई जाने वाली एक मछली की दुर्लभ उप प्रजाति है। इस मछली का नामकरण अंबोली गांव के निकट बहने वाली हिरण्यकेशी नदी के नाम पर किया गया है। अंबोली क्षेत्र हिरण्यकेशी नदी के उद्गम स्थल तथा देवी पार्वती के मंदिर के लिए जाना जाता है। मृदु जल में पाई जाने वाली मछली की इन दुर्लभ प्रजातियों के आवास को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का निर्णय मत्स्यन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए लिया गया है। महाराष्ट्र में 5वां ऐसा जैव विविधता विरासत स्थल है। महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले गढ़चिरौली जिलों में ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, पुणे में गणेश खिंड, सिंधुदुर्ग जिले में मिरिस्टिका दलदल वनस्पति तथा जलगांव में लैंडोर खोरी पार्क को जैव विविधता विरासत स्थल के तौर पर घोषित किया था। फिर है सुजल नल से पेयजल मिशन। 26 जुलाई 2021 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में सुजल नल से पेयजल मिशन ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन को लॉन्च किया। इसी के साथ पुरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां के लोगों को सीधे नल से 24 घंटे लगातार गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त हो सकेगा। भाई इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। भारत के किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में अभी तक ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसी सुविधा केवल विश्व स्तरीय शहरों में जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर आदि में ही उपलब्ध है। पुरी में सार्वजनिक स्थानों पर उच्च गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराने वाले नलों की स्थापना से प्लास्टिक वाटर बॉटल के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष करीब 400 मीट्रिक प्लास्टिक अपशिष्ट के उन्मूलन में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति क्या है भाई? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जुलाई 2017 में दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक राष्ट्रीय नीति नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज प्रतिपादित की गई थी। इस नीति के क्रियान्वयन में विभिन्न चुनौतियों के सामने आने के फलस्वरूप इसकी समीक्षा हेतु नवंबर 2018 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर 13 जनवरी 2020 को एक नई राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के मसौदे को सार्वजनिक किया गया था। केंद्र सरकार ने विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति को अंतिम रूप दिया था। 30 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की। तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो दुर्लभ रोगों को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, 3 समूहों में। पहला समूह है कि एक बार उपचार की आवश्यकता वाले विकार, दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले विकार। और समूह तीसरा कैसा है? ऐसे रोग जिनके लिए निश्चित उपचार यानी डिफिनिटिव ट्रीटमेंट उपलब्ध है, लेकिन इनके उपचार की लागत बहुत ज़्यादा अधिक है। केंद्र सरकार द्वारा समूह 1 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों के पीड़ितों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस वित्तीय सहायता का लाभ देश की लगभग 40% ऐसी जनसंख्या को प्रदान किया जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत केंद्र केवल सरकारी तृतीयक अस्पतालों में उपचार हेतु पात्र है। इस नीति में एक क्राउड फंडिंग तंत्र की भी परिकल्पना है, जिसके तहत दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक सुदृढ़ आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉरपोरेट क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्रों के संकाय का गठन किया जाएगा। यह रोकथाम एवं उपचार प्रयासों के मध्य समन्वय स्थापित करेगा। दुर्लभ रोगों की रोकथाम एवं उपचार संबंधित विभिन्न गतिविधियों हेतु अन्य उत्कृष्टता केंद्रों के साथ समन्वय के लिए एम्स दिल्ली जो है नोडल अस्पताल होगा। इनके उपचार के लिए 5 करोड़ रुपए एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है। भाई दुर्लभ रोगों की कोई सार्वभौमिक या मानक परिभाषा है नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुर्लभ बीमारी को अक्सर जीवन भर के लिए दुर्बल करने वाली ऐसी बीमारी या विकार के रूप में परिभाषित करता है जो प्रति 1000 जनसंख्या में से एक या उससे कम लोगों को प्रभावित करती हो, उसे कहा है दुर्लभ। विभिन्न देशों में दुर्लभ रोगों को परिभाषित करने के भिन्न भिन्न पैमाने हैं जो निम्न चार्ट में दर्शाए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। देश क्षेत्र प्रति 10,000 जनसंख्या पर व्यापकता: अमेरिका 6.4, यूरोप में 5.0, कनाडा में 5.0, जापान में 4.0, दक्षिण कोरिया में 4.0, ऑस्ट्रेलिया में 1.0 और ताइवान में 1.0। भारत में व्यापकता के आधार पर दुर्लभ रोगों को परिभाषित करने के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतः भारत में दुर्लभ बीमारियों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। इस समय के समस्या के समाधान हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा अस्पताल आधारित दुर्लभ रोगों हेतु राष्ट्रीय रजिस्ट्री के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। सामान्यतः भारत में किसी रोग या विकार को दुर्लभ तब कहा जाता है जब वह प्रति 2500 जनसंख्या में से एक या उससे कम लोगों को प्रभावित करता हो। भारत में अब तक लगभग 7,000 से 8,000 ऐसी बीमारियां दर्ज हुई हैं जिन्हें वैश्विक स्तर पर दुर्लभ रोगों की संज्ञा दी गई है, जिनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? पॉम्पे डिजीज, साइस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, वुलमैन डिजीज आदि। काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं। बात करें दुर्लभ रोग की बात करें, दुर्लभ रोग दिवस को भी पता कर लेते भाई कब है। अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस प्रतिवर्ष फरवरी माह के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 2021 को 14वें अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस का आयोजन किया गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस 29 फरवरी 2008 को मनाया गया था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए वीडियो को 2 पार्ट में कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको मिल जाएगा नेक्स्ट डे, इसी का दूसरा पार्ट। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे टेलीग्राम चैनल में, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।